नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के बीच आपका जो अध्याय नंबर 3 क्लास 10th हिंदी मीडियम का गणित का आज हम शुरू करने वाले हैं। तीसरा अध्याय वैदिक गणित। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों ने अच्छे से उसे पढ़ा होगा। अब आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और अगर बात की जाए आपके अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 का ये आज पहला वीडियो है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरा पहले समझिएगा क्योंकि प्रश्नावलियां खूब सारी है इस अध्याय में। अगर मैं बात करूं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, उसके बाद 3.5, उसके बाद 3.6, तो ये जो प्रश्नावली आपके सामने मैंने लिखी है इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये 3.2 अब की बार आपको नहीं पढ़नी है और 3.6 भी नहीं पढ़नी है बच्चों। यानी ये दो प्रश्नावली आपके हटा दी गई है, तो पीछे कौन सी प्रश्नावली बचती है? 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5। ये प्रश्नावली अपन को पढ़नी है। लेकिन अब सबसे पहले बात आती है 3.1 की। आराम से हम कंटिन्यू ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपन चलने वाले हैं। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ये काम आपको अच्छे से कर लेना है। तो अब अगर मैं बात करूं बहुपद की, सबसे पहले बात यही निकल के आती है बच्चों की बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है आप लोगों ने, जैसे ये 2-3 चीजें जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। 2x + 5 जैसे मैंने लिखा, या मैं लिखूं यहां पर ax + b, कुछ इस प्रकार की चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी है। या फिर मैं ऐसे लिखूं 2x + y, 2x × y, या मैं ऐसे लिखूं 2x/y। तो ये सारी चीजें क्या है? उससे पहले मैं एक और चीज समझा दूं, आप लोगों ने चर और अचर को पढ़ा होगा आज से पहले। चर का तात्पर्य क्या होता है? जो अपन x और y के पदों में जो चीजें लिखते हैं ना, वो x और y क्या है? ये एक प्रकार से चर होते हैं बच्चों। और अगर अचर की बात करूं तो अचर क्या होता है बच्चों? तो अचर होती है संख्याएं। क्या होती है? संख्याएं। चर के बारे में और अचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 8, तो 8 क्या है? चर है या अचर है? तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे कि सर ये तो क्या है? चर है। और अचर की बात करूं तो जैसे आप लोगों ने एक समीकरण लिखा, उस समीकरण के अंदर x है, y हो सकता है, z हो सकता है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे बच्चों चर पद होते हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो है ना, ये सब बहुपद है। इन्हें क्या बोला जाता है? ये सब बहुपद है। यानी कुल मिला के चर और अचरों का योग हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। अगर उनको, इन दोनों को, जैसे चर और अचरों को जोड़ के रूप में लिख दिया जाए, चर या अचरों को गुणों के रूप में लिख दिया जाए या भाग के रूप में लिख दिया जाए, तो वो एक प्रकार से क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुपद होते हैं। लेकिन अब अपन जो पढ़ेंगे, अपन को जो चीज पढ़नी है उसके ऊपर आते हैं। बहुपद वाला ही अध्याय है अपना, लेकिन अपन यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं। जैसे 2x + 3 लिखा, यहां पे मैंने लिखा 2x² + 5x + 3। जैसे यहां पे लिखूं 2x³ 3x², 4x + 5। तो ये क्या है? ये एक रेखिक बहुपद है। क्या है? ये एक रेखिक बहुपद है। अब आप कहोगे ये रेखिक बहुपद क्यों है? क्योंकि इसके यहां पर x की घात आपको चेक करनी है। x की जो घात है ना, वो आपको चेक करनी है। यहां पर x की घात कितनी है? 1 है। जब घात 1 होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। जैसे इसकी बात करूं बच्चों, तो इसकी घात कितनी है? 2। जब घात 2 होगी तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या बोला जाएगा? द्विघाती बहुपद। क्या बोला जाएगा? द्विघाती बहुपद। ध्यान से अच्छे से नोटिस कीजिएगा, जब घात 2 होगी तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। जब घात 3 हो जाएगी बच्चों तो उसे अपन क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब मैंने आपको बता दिया बहुपद कैसे बनते हैं। बहुपद चर और अचर, उन दोनों मानों को अगर मिश्रित कर दिया जाए। मिश्रित कैसे करना? मिश्रित करने का अर्थ है अपन जोड़ के उन्हें मिक्स कर सकते हैं, अपन उन्हें घटा के मिक्स कर सकते हैं, अपन उनको गुणा करवा के मिक्स कर सकते हैं, अपन उनको भाग दिलवा के मिक्स कर सकते हैं,
अगर ये तरीका आपने अप्लाई किया और फिर आपको एक चीज मिल गई तो उसे अपन बहुपद बोलेंगे, और बहुपद रेखिक हो सकता है या द्विघाती, त्रिघाती, इसी प्रकार x की घात के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो घात आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो बहुपद उतनी ही घात का होगा। क्लियर हो गई आप लोगों की कहानी। अब देखिएगा, अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज समझा देता हूं। समझने लायक चीजें सारी समझेंगे अपन, पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं जैसे x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। आपको जब ये बराबर में कुछ चीजें लिखी हुई मिल जाए, ये जैसे 0 लिखा हुआ मिला, किसी भी बहुपद के बराबर में जब 0 मिल जाता है तो वो बनता है समीकरण। क्या बनता है? समीकरण। क्या बनता है? समीकरण। और ये इसके ऊपर घात कितनी है? 2, तो ये कौन सा है बहुपद? द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो मैं चीज लिखने वाला हूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x के 2 मान आएंगे। यहां से कितने मान आएंगे? x के 2 मान होंगे। x के कितने मान होंगे? 2 मान। अब वो x के 2 मान कौन से होंगे? x के 2 मान कौन से होंगे? तो x के वो 2 मान होंगे वे मान जो इस समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखने पर समीकरण का परिणाम, किसका? समीकरण का परिणाम शून्य बना दे। क्या बना दे? समीकरण का परिणाम शून्य बना दे। अब आपको मैंने ये जो चीज लिखी है ना, इसे अच्छे से वापस समझिएगा। मैंने कहा जब बराबर 0 किया तो उस कंडीशन में ये क्या बना? समीकरण बना। इसके ऊपर घात कितनी है? 2, इसलिए ये क्या है? द्विघाती बहुपद। बहुपद से ही समीकरण बना। लेकिन यहाँ x की उच्चतम घात कितनी है? 2, तो 2 घात होने के कारण इस x के मान भी कितने होंगे बच्चों? x के मान भी 2 होंगे। x के मान भी कितने होंगे? 2। तो x के जो 2 मान होंगे वो कौन से होंगे? वे मान वो होंगे जो समीकरण में मैं रखूंगा और ये समीकरण क्या बन जाएगा? 0। वो वाले मान यहाँ पे काम आएंगे। अच्छे से कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि वो मान कौन से होंगे। जैसे यहाँ पर माइनस होता है, ये एक अच्छे से इसको अपन हल कर सकते हैं। आपको बस अभी इतना ही ध्यान देना है कि ये मान कौन से होंगे, तो वे मान होंगे जो समीकरण में अपन रखेंगे और ये समीकरण क्या बन जाएगा? 0। तब ये क्या? x की वैल्यू कहलाएगी। तो अब आगे अपन और शानदार चीज पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना है आपको। अब बच्चों अपन बात करते हैं शून्यांक के बारे में। शून्यांक क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं, वो आप समझिएगा। एक द्विघाती बहुपद लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक द्विघाती बहुपद, एक द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघाती बहुपद है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2। इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2, इसलिए इसे क्या बोला गया है? द्विघाती बहुपद। लेकिन जब मैं इसे बराबर 0 कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बनता है। क्या बनता है? एक द्विघाती समीकरण बन गया। अब ये क्या बना? एक द्विघाती समीकरण बन चुका है। अब ये एक द्विघाती समीकरण बन गया, लेकिन इस द्विघाती समीकरण के अगर अच्छे से देखूं तो यहां से x के 2 मान निकलेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया है। यहां x के कितने मान होंगे? x के 2 मान होंगे। x के 2 मान होंगे। या मैं कह सकता हूं इसके समीकरण के, किसके? समीकरण के। पहले ये बहुपद था, जब इसे 0 के बराबर किया तो ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। तो 2 होने के कारण इस x के मान भी कितने होंगे बच्चों? इस x के मान भी 2 होंगे। अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अतः इस समीकरण के 2 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे बच्चों? इस समीकरण के 2 शून्यांक होंगे। कितने होंगे? 2 शून्यांक होंगे। और अगर मैं उन 2 शून्यांकों की बात करूं तो गणित की भाषा में वो दोनों शून्यांक कौन से होंगे? वो दोनों शून्यांक होंगे बच्चों अल्फा व बीटा। दोनों शून्यांक अल्फा व बीटा होंगे। यानी आप क्या समझे? इस समीकरण से जो 2 मान आने वाले हैं
उसमें से एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि शून्यांकों का योग क्या होता है। शून्यांकों का योग का सूत्र लिख रहा हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अब माइनस बी बट्टा ए ये क्या कहानी है, बी कौन है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसमें ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना बच्चों, वो क्या है, गुणांक का अर्थ क्या होता है, गुणांक का अर्थ होता है वह चीज जो एक्स स्क्वायर के गुणे में है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है, ए। ऐसे कैसे एक्स के गुणे में कौन है, तो एक्स का गुणांक क्या होगा बच्चों, एक्स का गुणांक होगा आप पे बी। ऐसे कैसे अगर मैं कहूं अचर पद कौन होगा बच्चों, तो आप कहोगे अचर पद कौन होगा, सी। ये चीज आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है शून्यांकों का योग, यानी जो एक्स के दो मान आए हैं, अगर उन दो मानों का योग करूं तो क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए। और ये बी कौन होगा, ये बी होगा एक्स का गुणांक। कौन होगा बच्चों, एक्स का गुणांक। और ये ए कौन है, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है कहानी। और बाहर क्या रहेगा बच्चों, माइनस, अकॉर्डिंग टू सूत्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं शून्यांकों का गुणनफल, क्या बात कर रहा हूं मैं बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए। अब सी यहाँ पे क्या है, सी तो है बच्चों यहाँ पे अचर पद, क्या है, अचर पद। और उसके बाद ए क्या है, तो ए आप सी अचर पद हो गया और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको कुछ कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि अगर आपके पास कोई एक द्विघाती बहुपद यानी उसकी घात 2, अगर उसे 0 के बराबर करूं तो वो एक द्विघाती समीकरण बन जाता है। समीकरण से यहां से एक लाइन निकल के आ रही है कि इस x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। वो 2 मान कौन से होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा कौन सा होगा, बीटा। क्लियर है कहानी। अब इन अल्फा और बीटा को क्या कहा जाता है, शून्यांक कहा जाता है। और अगर मैं शून्यांकों का योग कर दूं यानी अल्फा प्लस बीटा, तो बी बट्टा ए। यहाँ पे बी कौन है, बी एक्स का गुणांक है। यहाँ पे ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ऐसे कैसे अगर मैं शून्यांकों के गुणनफल की बात करूं तो वो होता है सी बट्टा ए। और यहाँ पर सी कौन है, यहाँ पे देखो सी अचर पद है, यानी ये सबसे अलग ही है, इसके गुणे में कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए कौन है, तो ए कौन होगा बच्चों, ए होगा आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। और अब मैं वापस आपको क्या चीज समझाने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा ये एक बहुपद, और इस बहुपद को अपन ने क्या बनाया, समीकरण बनाया। और यहां से सीधी सी कहानी है, इसको मैं एक किसी से कंपेयर करता हूं। कंपेयर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, कुछ इस प्रकार की कहानी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। तो यहाँ पर लगा रहा हूं मैं माइनस, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां पर भी है आपका माइनस। उससे पहले एक बार अपन प्लस लेके देखते हैं, समझना बस इतना ही है। जैसे इन दोनों की तुलना करते हैं, क्या करते हैं अपन, तुलना करते हैं। तो तुलना करते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, तुलना करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर a बराबर कितना आएगा, ये 2 a का मान है। b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 4। जैसे ये 6 किसका मान है, c का मान है। क्लियर है ना। ये a b c कहां से आता है, आगे बहुत काम आने वाली चीज है। अगर मैं कहूं शून्यांकों का योग, तो आप कहोगे शून्यांकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको समझाया क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। अगर मैं कहूं शून्यांकों का गुणनफल यानी क्या बच्चों, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। तो यहाँ पर एबीसी के जब आपके पास मान है तो आप यहाँ पे रखिए ना और आंसर निकाल लीजिए आपका। कहने का अर्थ है कि ये जांच करने का सूत्र है ये। अगर आपको कोई द्विघात समीकरण मिल जाए, क्या मिल जाए, द्विघात समीकरण,
तो उस द्विघात समीकरण की जांच अगर करनी है, आपने उत्तर सही निकाला है या गलत, तो वो तरीका ये होगा आपका। अब आपको एक और चीज समझ लेनी है बच्चों, एक और चीज ये कि कभी कभी क्या होता है कि आपको द्विघात समीकरण बनाना होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाना होता है, यानी आपको मैं कह दूं, आपको शून्यांकों का योग दे रखा है। क्या? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा व शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आपको क्या है? दिया गया। ये आपको क्या किया गया है? दिया गया। आपको शून्यांकों का योग भी दे दिया, आपको शून्यांकों का क्या दे दिया? गुणनफल भी दे दिया। अब आपको यहां से द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने का तरीका देखिए, के बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर अंदर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और बराबर में क्या रहने वाला है? 0। अच्छे से ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? तो के बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब आपको सीधी शर्त ही दे दी ना कि आपको मैंने कहा कि आपके पास ये वाली वैल्यू दी हुई है, शून्यांकों का योग आपके पास है, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास है, शून्यांकों का योग आपके पास है, शून्यांकों का गुणनफल आपके पास है, तब आप द्विघात समीकरण ये बना दीजिए। यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा? शून्यांकों का योग। क्या आएगा? शून्यांकों का योग, और ये एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? शून्यांकों का गुणनफल, और ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और बराबर में क्या लगाइए? 0। और यहाँ पर के कौन है? ये के आपका है अचर पद, और ये अचर पद क्या होगा? जब बराबर के उधर जाएगा ना तो 0 में चला जाएगा। क्लियर है? तो आपको मैंने दो चीजें सिखा दी है। सबसे पहले तो बहुपद की बात की थी, बहुपद आया कहां से आप लोगों ने पहले सीखा है, रेखिक, फिर द्विघाती, त्रिघाती बहुपद। आपके एग्जाम में द्विघाती बहुपद से ही प्रश्न आते हैं। कहां से? द्विघाती। और ये द्विघाती बहुपद ही जब 0 के बराबर हुआ तब ये क्या बन गया बच्चों? द्विघाती समीकरण बना। द्विघात क्या? समीकरण बन गया। क्लियर है कहानी? यानी बहुपद ही क्या बना है? समीकरण बना है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसके दो मूल आते हैं, दो मूल, यानी ये जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो यहां से शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपको भी मैंने समझाया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और मैंने आपको कहा शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए। और ए बी सी कौन है? यहाँ पर ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे बी कौन है? एक्स का गुणांक, और सी क्या है? अचर पद है। उसी प्रकार मैंने आपको ये भी चीज समझा दी अच्छे से कि शून्यांकों का योग दिया हुआ हो, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ हो, तो द्विघात समीकरण क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये कहानी आप अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, और इसी के बेस पे हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को अच्छे से हल। लेकिन उससे पहले एक चीज अपन को सीखनी पड़ेगी। एक चीज क्या सीखनी है? ये कि अगर आपको कोई समीकरण दे दे तो उस समीकरण का हल कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि अब द्विघाती समीकरण को हल कैसे किया जाता है वो बात मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक क्या है? द्विघात समीकरण है। बहुपद से समीकरण बना दिया। समीकरण को हल करेंगे तो इसके दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे बच्चों? दो मान। कौन से? अल्फा व बीटा। कौन से मान आएंगे? एक मान होगा आपका अल्फा, दूसरा मान कौन सा होगा? बीटा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो दो मान हैं इस द्विघाती समीकरण के, वो कैसे निकाले जाते हैं। तो वो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ये होता है आपका मध्य पद। क्या होता है बच्चों? मध्य पद। अब सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है? ये आपका है प्रथम पद। कौन सा पद है बच्चों? प्रथम पद।
ये कौन सा पद है बच्चों? आपका अंतिम पद। कौन सा पद है? अंतिम पद। और ये कौन सा पद है? मध्य पद। अब आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि इस मध्य पद के दो टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, यानी इस मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। अब वो तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूं तो क्या आवे, यानी पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा, मैंने इन्हें जोड़ा तो ये दोनों जुड़ने के बाद क्या आना चाहिए? मध्य पद वापस आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? मध्य पद वापस आ जाना चाहिए। इस मध्य पद के दो टुकड़े किए आपने, जैसे मैं कह दूं 8, तो 8 के दो टुकड़े आपने 4 और 4 कर दिए, तो वापस क्या आ जाना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए। क्या? जब मैं जोड़ूं तो, या फिर मैं घटाने या जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों? मध्य पद वापिस आ जाना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करूं गुणा करने पर, सबसे इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिएगा कि जो गुणा करें, गुणा करने के बाद किन किन का गुणा? पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, इन दोनों का अगर अपन गुणा करें, पहले टुकड़े का और दूसरे टुकड़े का गुणा करें, तो वापस क्या आना चाहिए? बराबर किसके आना चाहिए? प्रथम पद इंटू अंतिम पद। नोट लगा के लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं यही चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप लोगों ने टुकड़े किए हैं ना, इन दोनों टुकड़ों का आपको गुणा करना है, और गुणा करने पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? प्रथम पद इंटू अंतिम पद। प्रथम पद कौन है? ax² और अंतिम पद कौन है? c। अभी ये इतना गहराई से मत सोचना, जब प्रश्न करवा रहा हूं तब दिमाग लगाइएगा। प्रश्न जैसे आपका आ गया x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। मैंने कहा बच्चों इस समीकरण को हल करके बताइए, यहां से दो मान निकाल के बताइए। दो मान किसके? x के। कैसे पता चला? x की घात कितनी है यहाँ पे? 2। अगर यहाँ घात 3 होती तो अपन कितने मान निकालते? 3। अभी आपको मैंने कहा कि आप इसके दो मान निकाल के बताइए, तो पहली चीज तो यही आती है बच्चों कि इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पे देखो दो टुकड़े किए, माइनस का 2x और माइनस का 2x। ये दो टुकड़े मैंने कर दिए। इन दोनों टुकड़ों को करने के बाद मैंने देखा क्या ये जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए दो टुकड़े कर दिए अपन लोगों ने। अब ये टुकड़े जोड़िए, जोड़ने पर क्या आता है? जोड़ने पर माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों जुड़ के क्या होंगे? माइनस का 4x। यानी जोड़ने पर क्या मध्य पद आता है? अपनी शर्त यही थी ना, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? मध्य पद। बिल्कुल पहली शर्त अप्लाई हो गई। अब देखो गुणा कीजिए, इनको गुणा कीजिए। माइनस 2x का गुणा किससे करना है? माइनस 2x से। माइनस का माइनस से गुणा करता हूं तो प्लस आता है, 2 का 2 से गुणा करता हूं 4 आता है, x का x से गुणा करता हूं क्या आता है? x²। अब मैंने जो शर्त दी है गुणे की शर्त ये दी है कि पहला और दूसरा टुकड़ा किसके बराबर होना चाहिए? प्रथम इंटू अंतिम पद। तो ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर प्रथम पद कौन है? x², अंतिम पद कौन है? 4। तो देखो इन दोनों का गुणा करवाइए, x² इंटू 4 कितना होता है? 4x²। तो गुणा करने पर प्रथम इंटू अंतिम पद क्या आ रहा है? 4x²। और अपन ने जो टुकड़े किए हैं उनका गुणा भी कितना आ रहा है? 4x²। तो इसका मतलब ये जो टुकड़े किए हैं वो सही है। अब टुकड़े सही है तो ये x² का x² अपनी जगह पे, ये माइनस अपन ने टुकड़े कर दिए, माइनस का 2x और माइनस का 2x टुकड़े तो इसके किए ना, और प्लस का 4 बराबर 0। फिर इसे अपन क्या करते हैं? हल करते हैं। आगे हल करना भी सिखाऊंगा। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? गुणनखंड विधि। यानी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का ये है तरीका। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आराम से लिख लीजिए, नोट्स बनाने हैं आपको, और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिखते चले साथ में, क्योंकि लिखोगे तभी आप आगे वाले जो आपकी एक्सरसाइज है उसे अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं वापस आपको समझा दूं।
सबसे पहले बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया, द्विघाती, त्रिघाती। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बहुपद से ही क्या बनता है, समीकरण बनता है। समीकरण द्विघाती समीकरण होते हैं। यहाँ पर द्विघाती समीकरण से एक ही अर्थ सीधा निकलता है कि उसके ऊपर घात 2 होगी तो x के मान 2 होंगे। फिर मैंने आपको शून्यांक ज्ञात करना सिखाया, और शून्यांक जो होते हैं उनका अगर योग करें बच्चों, जब समीकरण ये होता है तब योग आता है -b/a, और अगर शून्यांकों का गुणनफल कर दिया जाता है तो आता है c/a। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये a कौन है, x² का गुणांक, यहाँ पर b कौन है, x का गुणांक, और c कौन है, अचर पद है। उसके बाद बच्चों हमने सीखा था, अगर ये जो अपन ने शून्यांक अल्फा और बीटा निकाले हैं, कौन से, अल्फा व बीटा, अगर ये अल्फा और बीटा इनका योग दिया हुआ हो, इनका गुणनफल दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस कंडीशन में द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने का सीधा तरीका क्या होता है कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। सिखा चुका हूं मैं आपको ये कि किस प्रकार आप इनका योग और गुणनफल यूज करके द्विघात समीकरण बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि क्या होती है गुणनखंड विधि, यानी ये समीकरण है, इस समीकरण से दो मान आप कैसे ज्ञात करोगे, वो अल्फा बीटा लाओगे कैसे, तो पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा किसके, मध्य पद के। टुकड़े कैसे होने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आए, मध्य पद, और गुणा करने पर प्रथम इंटू अंतिम पद के बराबर मान आना चाहिए। ये कहानी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल ये पूरी चीज यूज करेंगे प्रश्नावली 3.1 में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और इसी प्रकार कंटिन्यू साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद विद्यार्थियों।